आज का जो टैगलाइन है, शिक्षा उस शेरनी की दूध की तरह है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिकंदर और पोरस का महान युद्ध। तो सिकंदर महान थे या पोरस? दोस्तों इसके लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिकंदर कौन था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में हुआ था। मकदूनिया का मतलब होता है मिस्र की दुनिया। एक ग्रीक यूनान शासक था, ठीक है। पिता फिलिप, इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंबिया था। सिकंदर जब गद्दी पर बैठा था, मकदूनिया की गद्दी पर शासक के रूप में 336 ईसा पूर्व 20 वर्ष की उम्र में वो मकदूनिया की गद्दी पर बैठा था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ईरानी युद्ध में जो व्यस्तता थी उनकी 334 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के मध्य। ये भारत विजय प्रस्थान। सिकंदर का एक सपना था कि पूरी दुनिया जीतकर इतिहास के पन्नों में अपने आप को पूरी दुनिया जीतने का। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय, माता का नाम ओलंबिया था और वहाँ पे जो शासन करता था उसे शाह कहा जाता था। गद्दी पर जो बैठे अपने पिता के स्थान पर 336 ईसा पूर्व 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर गद्दी पर बैठे। कहाँ पे? मकदूनिया में। ईरानी युद्ध में व्यस्तता जो इनकी थी 334 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व के मध्य में। और सिकंदर के एक सपना था कि पूरी दुनिया जीतने का। भारत पर विजय प्रस्थान के लिए 326 ईसा पूर्व में भारत पर विजय प्रस्थान के लिए आगे बढ़ा था। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो। भारत में रहने की अवधि वो 19 महीने भारत में रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हुई। भारत से वापस जाते समय में बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु एक गंभीर बीमारी के कारण हुई थी। देखिए, सिकंदर अपने साथ जो लेखक लेके आए, सिकंदर के जो लेखक थे अरिस्टोब्यूलस, उसके बाद नियार्कस, उनके सिकंदर के जो मेन सेनापति थे सेलुकस निकेटर। नियार्कस जो थे, इनके जल सेनापति नियार्कस थे और थल सेनापति जो थे वो सेलुकस निकेटर। सिकंदर के गुरु का नाम जैसे मैंने आपको बताया अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम जो था प्लूटो। तो सिकंदर द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था वो भारत वो विजित जो क्षेत्र थे कौन कौन से थे? तक्षशिला शासक अम्बी कुमार, इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद इतिहासकारों ने पुरु का नाम बताया है कि पुरु को पराजित किया था, लेकिन अब क्या ये बात सही है? कुछ विद्वानों का मानना है कि पुरुषोत्तम कुमार उर्फ पुरु ने सिकंदर को कई बार हराया था। तो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सिंध का उत्तर पश्चिमी फिलिप राज्य था। उस समय जो है भारत के 28 राज्य थे, स्वतंत्र राज्य थे। तो देखिए, सिंध का जो निचला भाग था पिथोन, ये 4 जो है सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र थे भारत पर, जो भारत के मुख्य द्वार पर ही थे। उसके बाद अब इसे देखिए, पोरस जो थे पुरुषोत्तम कुमार, पूर्वा राजवंश जो था। देखिए, बमनी, पिता का नाम इनके पोरस के पिता का नाम बमनी और इनकी माता का नाम अनसुईया था। इनके पिता का नाम बमनी और इनकी माता का नाम अनसुईया। इनकी पत्नी का नाम लाची, जो 10वीं रानी, 10वीं जो होते हैं समुद्री डाकू जो होते हैं, उनकी जो रानी थी, 10वीं रानी की बेटी थी लाची। तो पोरस का जो जीवन था शुरू से ही संघर्षमय रहा। बमनी के बहुत ही सारे षड्यंत्रकारी लोग जो थे वो पोरस को मतलब बचपन से ही षड्यंत्र करके समाप्त कर देना चाहते थे। तो उस समय इनका जो सबसे वफादार सैनिक था वो किसी तरह से पोरस को बचपन में बचा करके वो लेके गया। कहाँ पे? दस्यु लोग, समुद्री डाकू का गिरोह होता है, वहाँ के जो सरदार होते हैं उन्होंने उनका पालन पोषण किया। उसके बाद जैसे जैसे पुरु बढ़ते गए तो वहाँ से उन्होंने अपने युद्ध की कुशलता, नीतियों में उन्हें, जैसे कि उन्होंने बचपन से ही ज्ञान था हर एक चीज़ का। तो पोरस जो थे, भारत का जो प्रवेश द्वार था उस समय तक्षशिला भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। और वहाँ के जो शासक थे अम्बी कुमार जो थे ये अनसुईया के भाई थे।
अम्बी कुमार अनसुईया के भाई थे। तो जब बमनी को पता चला कि पोरस जो है वो हमारे ही संतान है, बचपन में बिछड़ गया था षड्यंत्रकारियों की वजह से, तो बमनी ने पोरवा राजवंश का राजा बनाया। तो ये जो अम्बी कुमार था, ये पोरस का वर्चस्व चारों तरफ बढ़ रहा था। बहन अनसुईया से भी बहुत ईर्ष्या रखता था। ये जो अम्बी कुमार है, अनसुईया से और बमनी से और पुरु से बहुत ईर्ष्या रखता था। पोरस के जो गुरु का नाम था उस समय चाणक्य। चाणक्य जो थे पोरस के भी गुरु थे, इनके चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु थे। चाणक्य का सपना था कि अखंड भारत, पोरस और सिकंदर के बीच वितस्ता का युद्ध पूछा जाता है एग्जाम में। पोरस और सिकंदर के बीच कौन सा महान युद्ध हुआ था? सबसे भयंकर युद्ध जो हुआ था वो वितस्ता का युद्ध, जिसे हाइडेस्पीज वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। और कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। पोरवा राजवंश में जो अमात्य होते थे, अमात्य को मेन प्रधानमंत्री कहा जाता था उस समय। तो अमात्य जो थे वो बमनी के भाई थे। ये भी बहुत षड्यंत्रकारी थे। शुरू से ही पुरु को इनके माता पिता से दूर रखा, षड्यंत्र करके पुरुषोत्तम कुमार उस पुरु को समाप्त कर देना चाहते थे। फिर भी पोरस जो थे, पुरु जिनका नाम पुरु था, पोरस कभी भी किसी भी षड्यंत्र से विचलित नहीं हुए। वो हर परिस्थिति को आचार्य चाणक्य की मदद से भारत को की अखंडता को एक करना चाहते थे। पर आगे देखिए यहाँ पे उसी समय जो है सिकंदर के समकालीन जो थे मगध साम्राज्य, धनानंद, नंदवंश के जो अंतिम शासक थे मगध साम्राज्य के, ये धनानंद नंदवंश के अंतिम शासक सिकंदर के समकालीन थे। पूछा जाता है सिकंदर के समकालीन। तो जो धनानंद थे और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा नहीं बने थे। सिकंदर की मृत्यु क्या हुई थी? इसमें एक चीज़ फैक्ट है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी बेबीलोन में, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा बने थे 322 ईसा पूर्व में, और 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, वो भी आचार्य चाणक्य की मदद पर मगध साम्राज्य पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इसके बारे में हम अभी अगली क्लास में विस्तृत जानकारी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए पोरस और सिकंदर का जो भीषण युद्ध हुआ था, इसमें किसकी विजय हुई थी और कौन ज़्यादा महान था, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए सिकंदर के साथ जो पोरस का महान युद्ध हुआ था, तो सिकंदर के साथ, ये पोरस के साथ बहुत से सारे षड्यंत्रकारी लोग थे, जैसे कि इनके अमात्य शिवदक्षी, ये भी जाके सिकंदर की सेना में सिकंदर से मिल जाते हैं। और तक्षशिला भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है अम्बी कुमार। ये तो पहले ही सिकंदर के सामने हथियार डाल के उनसे मित्रता का वो लेकर, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था पोरस को जो है, पोरस के जो वर्चस्व को समाप्त करना अम्बी कुमार का। तो ये भी सिकंदर की सेना में जाकर मिल जाते हैं, जबकि पोरस को ये बात नहीं पता था कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो जान रहे थे कि इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं पोरस के साथ रहूँगा, लेकिन जाकर सिकंदर के साथ मिल गए। इनकी जो सैनिक थे वो सिकंदर के साथ मिल गया। और उसके बाद देखिए पोरस अमात्य शिवदक्षी, जो इनका मेन प्रधानमंत्री उस समय अमात्य बोला जाता था, बमनी और अनसुईया के साथ ये जो है बहुत षड्यंत्र किए, और उसके बाद ये भी जा करके सिकंदर की सेना में मिल गए। आचार्य चाणक्य ने भारत की अखंडता के लिए बहुत ही प्रयास किया। उसके बाद धनानंद, तो धनानंद जो उस समय मगध साम्राज्य का भी विस्तार हुआ था, तो मगध साम्राज्य में जो धनानंद थे, यहाँ पे देखिए धनानंद, इन्होंने भी पोरस को आश्वासन दिया था, सिकंदर जो है जो दुनिया जीतने का सपना लेकर अगर भारत की तरफ आएगा तो मैं पोरस का साथ दूंगा। कौन? धनानंद। लेकिन ये भी किससे ईर्ष्या करता था? पोरस से। तो पोरस से जब युद्ध का समय हुआ, इन्होंने भी, जब मेन युद्ध हुआ था वितस्ता हाइडेस्पीज का युद्ध, धनानंद ने भी इनको धोखा दे दिया। किसको? पुरुषोत्तम, क्योंकि ये बहुत अहंकारी थे। धनानंद जो थे बहुत अहंकारी थे, और इनके पास सैनिकों की बहुत बड़ी सेना भी थी, लेकिन उस समय इन्होंने पोरस का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये मगध जो पड़ता था राजगिरी, ये लगभग बिहार के आसपास पड़ता है, और कहाँ तक्षशिला जो है वो सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का एरिया था, उस समय वहाँ पे पोरवा राजवंश था, पुरु क्षेत्र। तो वहाँ जो है इन्होंने, ये भी पुरुषोत्तम कुमार उस पुरु से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उस समय जो है पोरस का जो वर्चस्व था पूरे देश में एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में बढ़ता जा रहा था। तो सभी षड्यंत्रकारी राजा जो है पोरस को धोखा दे करके चले गए।
मेन पॉइंट आता है क्या, पोरस और सिकंदर का जो महान युद्ध हुआ था, बितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पिस झेलम का युद्ध। पोरस जो थे इनका, सिकंदर का युद्ध हुआ बितस्ता हाइडेस्पिस झेलम नदी के किनारे। तो इन लोगों की गद्दारी की वजह से पोरस जो है, पोरस का राज्य जो है वो सिकंदर के कब्जे में चला तो गया, लेकिन सिकंदर जो था वो पोरस को कभी झुका नहीं पाया। जब इसने गद्दारी, सिकंदर एक बात हमेशा पोरस के लिए कहा करता था कि मैं शेरों की उन सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता है, मैं शेरों की उन सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता है, बल्कि मुझे भेड़ियों की उस सेना से डर लगता है जिसका नेतृत्व एक शेर करता है। तो कहने का मतलब धनानंद को वो भेड़िया कह रहा था और पोरस को नेतृत्व करने वाला शेर बताया। किसने? सिकंदर ने। वीरता और बहादुरी और मातृभूमि के प्रति स्वदेश प्रेम देखकर उसने पोरस के राज्य को वापस कर दिया था। किसने? सिकंदर को। और सिकंदर ने खुद पोरस को महान राजा, सभी के सामने महान राजा कहकर पुकारा था। और सिकंदर और पोरस की मित्रता हो गई थी उस समय, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिकंदर का सपना था पूरी दुनिया जीतने का। तो कुछ क्षेत्र जो थे जैसे कि सिंध का फिलिप, ये पिथोन, आम्बी तो खुद ही हथियार डाल दिया था वो पुरु को हराने के लिए, पुरुषोत्तम कुमार को हराने के लिए। तो इस समय से उसका जो सपना था इतिहास के पन्नों में कि पूरी दुनिया जीतने का, उसमें वो पूरी दुनिया तो नहीं जीत पाया क्योंकि भारत के प्रवेश द्वार कुछ हिस्से उसने जीते थे। लेकिन इतिहासकारों ने ऐसा लिखा कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत लिया था, क्योंकि सिकंदर को पता था कि भारत के प्रवेश द्वार पर ही इतने मतलब वीर योद्धा हैं। अगर हम आगे जाएंगे तो आगे मगध जैसा बड़ा साम्राज्य और बहुत से ऐसे पराक्रमी राजा हैं जिससे जो है सिकंदर के सैनिक टिक नहीं पाएंगे। बड़े बड़े मतलब हाथी घोड़े ये सब थे। तो बारिश का जो समय था, दलदल में फंस गए उस समय, बहुत से ऐसे हुए थे। लेकिन फिर भी पोरस ने हार नहीं मानी और पोरस ने सिकंदर से बड़ी वीरता और साहस के साथ लड़ा। और सिकंदर ने उनकी वीरता और साहस से खुश होकर पोरस के राज्य को वापस कर दिया था और भारत में 19 महीने तक रहा। उसके बाद बेबीलोन में वो जाते जाते मृत्यु हो गई थी। किसकी? सिकंदर की। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर वापस भेजा था, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजा बने थे कब? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में बने थे, जबकि सिकंदर की मृत्यु जो हो गई थी वो 323 ईसा पूर्व में ही हो गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को नहीं बल्कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। जो सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ और दहेज में उन्हें 500 हाथी दिए गए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। सिकंदर की जो आखिरी सीख थी दुनिया की, जब उसे वो गंभीर बीमारी का शिकार हुआ और तो उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके प्राण नहीं बचेंगे, तो उसका जो संदेश था कि उसके जनाजे में उन 4 हकीमों को बुलाया जाए। हकीम का मतलब उन डॉक्टर। उसके जनाजे में उन 4 हकीमों को बुलाया जाए। 4 हकीम उसे कंधा देंगे जिन्होंने उसका इलाज किया, ताकि दुनिया को पता सके कि लोग अपने बल और उसका अहंकार करते हैं, उसको भी बीमारियां आती हैं। उसके बाद उसकी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि जब उसे दफनाया जाए तो उस रास्ते में दुनिया की सारी दौलत बिछा दी जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि जिस दौलत के लिए लोग आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो दौलत इसी दुनिया में रह जाए। और सिकंदर की तीसरी ख्वाहिश ये थी कि जब उसे ज़मीन में दफन किया जाए तो उसके दोनों हाथ ऊपर खुले छोड़ दिए जाएं, जिससे दुनिया को ये पता चले कि इंसान जो खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस दुनिया से विदा होगा। सिकंदर का सबसे आदर्श वाक्य था पोरस के लिए,
आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि सिकंदर महान थे कि पोरस, तो यहाँ पे देखिए सिकंदर भी महान था और पोरस भी महान थे अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि सिकंदर जो है सिकंदर ने खुद पोरस को महान बताया, क्योंकि उसने राजा पोरस ने जिस वीरता और पराक्रम के साथ सिकंदर के साथ युद्ध किया, सिकंदर ने ये बात अपने सैनिकों से कही थी, मुझे शेरों की उन सेना से डर नहीं लगता जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता है, बल्कि मुझे भेड़ियों की उस सेना से डर लगता है जिसका नेतृत्व एक शेर करता है। तो आप ही दोस्तों, इससे पता चलता है कि सिकंदर भी महान थे अपनी जगह पे और पोरस भी महान था, क्योंकि एक महान राजा जो होता है दूसरे महान राजा का ही सम्मान कर सकता है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।